सारी बातें किया था सीसेट में मैथ्स और रीजनिंग को लेकर। अब देखिए पूरे चैप्टर में कोई भी चैप्टर आप उठा लीजिए, कहीं ना कहीं संख्या का यूज होगा, तो थोड़ा सा संख्या का जानकारी को आप रखेंगे, क्योंकि जो भी प्रश्न आएगा उसमें कहीं ना कहीं संख्या की जानकारी आपको आवश्यक होगी। कोई भी प्रश्न अगर आप करेंगे, चाहे औसत का करिए, चाहे आप सरलीकरण का करिए, चाहे संख्या पद्धति का करिए, आपको मैक्सिमम चैप्टर्स में संख्या की थोड़ी सी जानकारी तो होनी चाहिए। मतलब जो बेसिक जानकारी चाहिए होती है मैथ्स में, वो बेसिक जानकारी आपको संख्या की होनी चाहिए। वनडे एग्जाम्स जो हुए हैं पीएससी के, कुछ वनडे एग्जाम्स अगर देखेंगे पीएससी के, तो वहां पर संख्या को लेकर स्टेटमेंट वाले प्रश्न भी पूछे गए हैं। संख्या को लेकर स्टेटमेंट वाले प्रश्न पूछे गए हैं। संख्याओं की जैसे बात करूं, मतलब प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये जो संख्याएं होती हैं उनको लेकर स्टेटमेंट वाले प्रश्न पूछे गए हैं वनडे एग्जाम्स में। पिछले 2-3 वर्षों की ही बात कर रहा हूं, संख्या को लेकर स्टेटमेंट वाले प्रश्न बने हैं। तो थोड़ा सा बेसिक जानकारी पहले संख्या का देखेंगे क्या होता है। लिखना नहीं है, केवल मैं आपको समझाते चलूंगा, आप थोड़ा सा अपने दिमाग में उसको रिकॉल करते चलिए, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको समझाते चलूंगा, आपको याद ही हो जाएगा। पूरा एक एक परिभाषा नहीं लिखवाऊंगा कि प्राकृत संख्या की परिभाषा क्या है, पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या है। मैं समझाते चलूंगा आपको, लिख लिख कर आपको उसको याद रखना है और याद हो जाएगा। कुछ खास नहीं है इसमें, याद हो जाएगा। कुछ स्टेटमेंट वाले प्रश्न, जैसे ये प्रश्न पूछा गया था वनडे एग्जाम में, 4 कथन दिए गए थे, पूछा था कौन सा कथन सही नहीं है। इस प्रकार के प्रश्नों की बात कर रहा हूं जो कि संख्या से बने हैं। पिछले 2-3 वर्षों में 1-2 बार पूछे गए हैं वनडे एग्जाम में। जैसे ये 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से कोई एक कथन जो है वो गलत है, गलत कथन का चयन करना है। और अगर मैं प्रश्न की बात करूं तो पाई के बारे में ये प्रश्न पहले पूछा गया था, आजकल तो नहीं पूछेगा। पाई के बारे में सही कथन का चयन करें, यह परिमित दशमलव है, इसका मान 3.14 होता है, यह आवर्ती अपरिमित दशमलव है, यह अनावर्ती अपरिमित दशमलव है। ये पहले पूछा गया है। पिछले 2-3 वर्षों में जो प्रश्न स्टेटमेंट वाला बना है वो ये बना था, कौन सा कथन सही नहीं है। 4 कथन आपको दिए गए हैं, संख्या के संबंध में आपको बताना था इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। ये जो पाई वाला प्रश्न आपको दिखा रहा था, ये पहले बन चुका है। आजकल ऐसे प्रश्न नहीं बन रहे हैं, लेकिन पहले बन चुका है। क्या लगता है, क्या आंसर होगा इसका? पाई के बारे में सही कथन का चयन करें, क्या लगता है? डी, बी, सी, बताओ भाई कुलदीप, क्या होगा? क्या है? सी, आवर्ती अपरिमित दशमलव। क्या होगा? सी कि बी होगा? ये प्रश्न पूछा गया था वनडे एग्जाम में। देखो इसको, देखो अभाज्य संख्या को लेकर यह प्रश्न पूछा गया था। मान लीजिए कि ए बी, जहां ए और बी बराबर नहीं है, 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि बी ए भी अभाज्य संख्या है, ऐसी सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। यह प्रश्न पूछा गया था वनडे एग्जाम में, पीएससी के एआर के एग्जाम में पूछा गया था शायद इस प्रश्न को। मान लीजिए कि ए बी, ए और बी बराबर नहीं है, 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि बी ए भी अभाज्य संख्या है, तो ऐसी सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना था। अभाज्य संख्या को लेकर यह प्रश्न बना था। एक और स्टेटमेंट वाला प्रश्न, ये देखिए कूट वाला प्रश्न था ये। प्राकृत संख्या के संबंध में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, ये 3 कथन आपको दिए हैं, आपको बताना था कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। ये सारे प्रश्नों को आज डील कराऊंगा। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक बता दे रहा हूं मैं संख्या को लेकर। सारे प्रश्नों को आज ही डील करेंगे, 7-8 प्रश्न है टोटल, सारे प्रश्नों को आज ही डील करेंगे। परिभाषा लिखवाऊंगा नहीं, मैं समझाते चलूंगा, आप उसको पढ़े हैं तो रिकॉल कर लीजिए, नहीं पढ़े हैं तो दिमाग में बैठा लीजिए। ये सारे प्रश्नों को डील करेंगे, बहुत अच्छे प्रश्न है ये, इन सारे प्रश्नों को डील करेंगे। ये पूछा गया था शायद एआर के एग्जाम में, मेरे ख्याल से पूछा गया था इसको, ये बहुत अच्छा प्रश्न था। देखेंगे सारे प्रश्नों को आज ही डील करेंगे। चलिए तो थोड़ा सा बेसिक समझा दे रहा हूं मैं, संख्या को लेकर थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, ये पूरा टॉपिक आज खत्म कर देंगे अपन। तो संख्या को लेकर थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। संख्या क्या होती है? संख्या की परिभाषा बहुत आसान सी परिभाषा बोल सकते हैं। संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं
जिनका उपयोग आप मापने में करते हो, गिनने में करते हो, इत्यादि चीजों में करते हो। एकदम आसान सी परिभाषा। अगर मैं बोलूं संख्या क्या होती है, तो संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं। समझ आ रहा है? गणितीय वस्तुएं। गणितीय वस्तुएं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि गणित में जनरली आप संख्याओं के बिना कोई भी प्रश्न को इमेजिन नहीं कर सकते। तो संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग आप करते हैं मापने में, गिनने में, इत्यादि चीजों में। मापने में करते हैं, गिनने में करते हैं, इत्यादि चीजों में करते हैं। मापने में, गिनने में, इत्यादि चीजों में। मापने का मतलब क्या? मेजरमेंट। और गिनने का मतलब क्या? काउंटिंग। दोनों में फर्क समझ आता है? मापने का मतलब और गिनने का मतलब, दोनों में फर्क है। संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती है जिनका उपयोग मापने में, गिनने में, इत्यादि चीजों में करते हैं आप। मापना मतलब मेजरमेंट। जैसे मैं अपनी हाइट को माप रहा हूं, ये हो गया मापना। मैं अपने वेट को माप रहा हूं, ये हो गया मापना। मैं रायपुर से बिलासपुर के बीच का दूरी को माप रहा हूं, ये हो गया मापना। इसकी हाइट माप रहा हूं, ये हो गया मापना। इसका वेट माप रहा हूं, ये हो गया मापना। काउंटिंग, गिनने का मतलब क्या? विद्यार्थियों की संख्या को गिन रहा हूं, कुर्सियों की संख्या को गिन रहा हूं, ये क्या हो जाएगा? गिनना। दोनों में एक बहुत अच्छा डिफरेंस है। मापने में दशमलव वाली संख्याओं का यूज हो जाएगा, लेकिन गिनने में दशमलव वाली संख्याओं का यूज नहीं होगा। मैं अपने हाइट को मापा, मान लो 167.8 सेंटीमीटर हो सकता है, 167.8 सेंटीमीटर। मैं अपने वेट को मापा 70.5 केजी हो सकता है। रायपुर से बिलासपुर के बीच का डिस्टेंस मापा 110.8 किलोमीटर हो सकता है। मतलब मेजरमेंट में, मापने में संख्याएं दशमलव में हो सकती है। समझ आ रहा है? लेकिन गिनने में संख्याएं दशमलव में नहीं हो सकती। काउंटिंग करूंगा, चेयर्स आप काउंट करेंगे तो दशमलव में नहीं आएगा। ऐसा नहीं बोलेंगे कि 10.5 चेयर है, 2.5 लड़के हैं, 3.4 लड़कियां हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे आप। तो एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि मेजरमेंट और काउंटिंग, मेजरमेंट में और काउंटिंग में डिफरेंस ये है कि मापने में आप दशमलव वाली संख्याओं का यूज कर पाएंगे, लेकिन गिनने में दशमलव वाली संख्याओं का यूज आप नहीं कर पाएंगे। ये डिफरेंस होता है। तो संख्या की आसान सी परिभाषा, संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग आप मापने में, गिनने में, इत्यादि चीजों में करते हैं। ध्यान रहेगा ये। अब बात करता हूं मैं, संख्या कितने प्रकार की होती है, ध्यान से समझेंगे। संख्या कितने प्रकार की होती है? तो संख्या जो है मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, समझेंगे। फ्लो डायग्राम बना रहा हूं, इसी में सारा कुछ बता दूंगा आपको। तो संख्या मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या, इसको बोलते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या, रियल नंबर बोलते हैं। और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या मतलब इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक मतलब रियल, काल्पनिक मतलब इमेजिनरी। काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस में नहीं है। सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, काल्पनिक संख्या आपको सिलेबस में नहीं मिलेगी। फिर भी अभी के लिए केवल ये ध्यान रखो, कैसे पहचानोगे? वर्गमूल के अंदर अगर ऋणात्मक रूप में कोई संख्या है, इसको आप क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या बोलते हैं। अभी के लिए केवल इतना ध्यान रखो, काल्पनिक आपके सिलेबस में नहीं है। काल्पनिक का मतलब जो केवल कल्पना में हो, जिसका रियल लाइफ में कोई यूज ना हो, उसको बोलेंगे काल्पनिक। समझ आ रहा है? इमेजिनरी, जो केवल इमेजिनेशन में हो, कल्पना में हो, जिसका रियल लाइफ में कोई यूज ना हो। कैसे पहचानेंगे? वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में अगर कोई संख्या है, इसको बोलेंगे काल्पनिक। वर्गमूल -2 काल्पनिक होगा, वर्गमूल -3, वर्गमूल -4, वर्गमूल -5। तो वर्गमूल के अंदर अगर ऋणात्मक रूप में कोई संख्या है तो वो होगी काल्पनिक। ध्यान रखिएगा, ऋणात्मक रूप में ही होनी चाहिए। तो ये संख्याएं क्या हैं? काल्पनिक है। काल्पनिक को छोड़कर जितनी भी संख्याएं हैं जो आपके सिलेबस में है, वो सारी संख्याएं क्या है? वास्तविक। वास्तविक संख्या को क्लासिफाई करेंगे तो वास्तविक संख्या होती है 2 प्रकार की, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। रैशनल नंबर बोलते हैं और इरैशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, बोलने का मतलब रैशनल और इरैशनल। तो आप ये बोल सकते हैं क्या? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या
संयुक्त रूप से क्या कहलाएगी? वास्तविक। वास्तविक दो ही प्रकार की है, परिमेय और अपरिमेय। मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला दो तो संख्याएं क्या हो गई? वास्तविक। एक बात ये भी नोटिस करो, ये तो आपके सिलेबस में है नहीं। आपके सिलेबस में केवल क्या है? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या दो प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। मतलब आपके सिलेबस में जो भी संख्या आएगी या तो वो परिमेय होगी या तो वो अपरिमेय। समझ आ रहा है? काल्पनिक तो है नहीं आपके सिलेबस में, केवल वास्तविक है। अब वास्तविक दो प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। इसका मतलब आपके सिलेबस में, आपके पेपर में जो भी संख्या आपके सामने दिखाई देगी या तो वो परिमेय होगी या तो अपरिमेय। इसके अलावा कोई और तीसरा नहीं होगा। ये तो है ही नहीं, ये दो प्रकार की है। मतलब अगर कोई भी संख्या मैं लिख दिया, मैं लिखा 2, 3, 4, ये सब संख्याएं आएंगी। मैं लिखा वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, मैं लिखा -7, -8, मैं लिखा 2/3, मैं लिखा -4/7, मैं लिखा पाई। ये सारी संख्याएं क्या है? वास्तविक। इसमें से कुछ परिमेय है और कुछ क्या है? अपरिमेय। काल्पनिक क्योंकि पढ़ना ही नहीं है, तो जो भी संख्या आएगी आपके सिलेबस में या तो वो परिमेय या तो वो अपरिमेय। इसीलिए बोल रहा हूं मैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को संयुक्त रूप से क्या बोलेंगे आप? वास्तविक। अब परिमेय संख्या की परिभाषा एक्चुअल क्या होती है देखेंगे, लेकिन आगे मैं क्लासिफिकेशन देखता हूं परिमेय संख्या का। तो परिमेय संख्या तीन प्रकार की होती है। एक होती है प्राकृत संख्या, जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। दूसरी होती है पूर्ण संख्या, जिसको बोलते हैं होल नंबर। और तीसरी होती है पूर्णांक संख्या, जिसको बोलते हैं इंटीजर्स, पूर्णांक संख्या। तीन हो गई, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। पूर्णांक संख्या तीन प्रकार की होती है। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। देखना भी क्वेश्चंस करेंगे इसके, फटाफट क्वेश्चंस बनेंगे आपसे। ऋणात्मक पूर्णांक। दूसरा होता है शून्य पूर्णांक और तीसरा होता है धनात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्या तीन प्रकार की, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। प्राकृत संख्या जो है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है समप्राकृत संख्या। समप्राकृत संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर। एक होता है विषम प्राकृत संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर या ऑड नेचुरल नंबर। ये क्लासिफिकेशन है संख्या का। समझ आ रहा है? इसके अलावा दो संख्याएं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको देखनी है, वो एक है आपकी अभाज्य, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर बोलते हैं। और एक है आपकी भाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। रीजनिंग के बहुत सारे लॉजिक्स जो हैं ये अभाज्य संख्या से रिलेट होंगे। तो अभाज्य संख्या मैथ्स में तो काम आएगी ही, रीजनिंग में भी बहुत काम आती है। ये संख्या का क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सबसे पहली बात, संख्या की परिभाषा को आपने समझ लिया, याद रहेगा इतना। संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में होता है। मापने और गिनने में अंतर क्या है ये आपने समझा, कि मापने में दशमलव वाली संख्याओं का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन गिनने में नहीं होगा। संख्या दो प्रकार की, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपने समझा। काल्पनिक मतलब वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में जो संख्या होगी, वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में। काल्पनिक को छोड़कर जो संख्या बचेगी वो क्या होगी? वास्तविक। वास्तविक संख्या दो प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। इसका मतलब आपके सिलेबस में कोई भी संख्या लिखकर आई, मतलब या तो वो परिमेय होगी या तो अपरिमेय। परिमेय तीन प्रकार की, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक। पूर्णांक तीन प्रकार की, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। जबकि प्राकृत दो प्रकार की, सम और विषम। इसके अलावा दो संख्याएं और हैं जिनको आज डील करेंगे, फटाफट देखना आप। सबसे पहले बात करूंगा मैं किसकी? प्राकृत संख्या की, समझना। इसके बाद प्राकृत संख्या का एक प्रश्न भी डील कर लेंगे। प्राकृत संख्या की परिभाषा में क्या बोलता हूं? वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं। एकदम आसान सी परिभाषा, वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं। काउंटिंग के काम में जो संख्याएं आएंगी, वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं, इनको आप क्या नाम देते हैं? प्राकृत संख्या।
अब गिनने के काम में आ रही है तो स्टार्ट कहां से होंगी? एक से, क्योंकि आप चेयर्स को काउंट करना स्टार्ट करो, कहां से करोगे? एक से। विद्यार्थियों की संख्या को काउंट करना स्टार्ट करो, कहां से करोगे? एक से। वस्तु सजीव हो या निर्जीव हो, आप काउंट कहां से करोगे? एक से। एकदम सिंपल सी बात है, कोई वस्तु मेरे पास होगी या तो नहीं होगी। अगर कोई वस्तु मेरे पास है तो कहां से स्टार्ट होगी? वो एक से। गिनने के काम में जो आती हैं उन संख्याओं को आप प्राकृत संख्या का नाम दे रहे हैं, इसीलिए प्राकृत संख्याएं आरंभ कहां से होंगी? एक से। कहां तक जाएंगी नहीं पता है, इसीलिए अनंत लिख देते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कहां तक जाएगी। अनंत कोई नंबर नहीं है, समझ आ रहा है? अनंत कोई नंबर नहीं है, जहां तक आपकी पहुंच नहीं है उसी को आप क्या बोलते हैं? अनंत। तो प्राकृत संख्या की परिभाषा को आपने समझा, वे संख्याएं जो गिनने के काम में आएंगी, गिनने के काम में आ रही हैं, इसीलिए स्टार्ट कहां से हो रही है? एक। एक, दो, तीन, चार ऐसे चलेगा। तो सबसे छोटी या पहली प्राकृत संख्या क्या है? एक। मेरे को ये बताओ, दशमलव वाली संख्याएं, दशमलव वाली संख्याएं जैसे 2.5, 5.6, 3.1, ये दशमलव वाली संख्याएं प्राकृत संख्या में शामिल होंगी या नहीं होंगी? नहीं होंगी ना। सिंपल सी बात है, गिनने के काम में जो संख्याएं आएंगी उन्हीं को मैं बोल रहा हूं प्राकृत संख्या। तो ये जो दशमलव वाली संख्याएं हैं ये प्राकृत संख्या में शामिल नहीं होंगी। चेयर्स को काउंट करेंगे तो 2.5 चेयर्स नहीं बोलेंगे आप, 3.4 विद्यार्थी नहीं बोलेंगे, 2.6 लड़कियां नहीं बोलेंगे, 1.2 लड़के नहीं बोलेंगे आप, 1, 2, 3, 4 ऐसा चलेंगे आप। काउंटिंग कहां से स्टार्ट करते हैं? एक से। 1, 2, 3, 4 ऐसे चलते हैं। तो प्राकृत संख्या के बारे में आपने क्या क्या जानकारी इकट्ठी की? वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं प्राकृत संख्याएं कहलाएंगी। गिनने के काम में आती हैं तो स्टार्ट कहां से होंगी? एक से। सबसे छोटी या पहली प्राकृत संख्या क्या है? एक है। दशमलव वाली संख्याएं प्राकृत संख्या में शामिल नहीं होंगी। बन जाएगा यहां तक? ऑनलाइन में यहां तक किसी को डाउट है तो पूछेंगे भाई जल्दी से। तो प्राकृत संख्या के बारे में जितनी जानकारी आपने इकट्ठी की है उसके आधार पे आप इस प्रश्न का आंसर दीजिए। जितनी जानकारी आपने इकट्ठी की है उसके आधार पे इस प्रश्न का आंसर देंगे। ऑनलाइन में आप लोग भी देंगे, ऑप्शंस लिखे हुए हैं। जितनी जानकारी आपने इकट्ठी की है फटाफट काम करेंगे। ऑनलाइन वाले थोड़ा सा कमेंट वगैरह करेंगे ताकि समझ में आए कितने लोगों से बन रहा है। फटाफट काम करिए, बहुत आसान तरीके से कवर करेंगे चीजों को। लक्ष्मी और बाकी लोग का क्या रहा है? ए आएगा, बी आएगा, डी आएगा? विजय डी आ रहा है, मोनिका, ट्विंकल, दुर्गेश, दीपिका, मोनिका, मैक्सिमम लोग का ए आ रहा है, कुछ लोग का डी भी आ रहा है। क्या आएगा? ए फिक्स है। प्राकृत संख्या के संबंध में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, कुछ कथन आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं। पहला कथन क्या है? न्यूनतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में रहती है। न्यूनतम मतलब मिनिमम, मिनिमम नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है। अस्तित्व में रहने का मतलब एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है। क्या है? एक। न्यूनतम प्राकृत संख्या क्या होती है? एक। तो मिनिमम नेचुरल नंबर हमेशा एग्जिस्ट करता है, मतलब पहला कथन तो ट्रू है, क्योंकि आप काउंटिंग स्टार्ट ही कहां से करते हैं? एक से। 1, 2, 3, तो न्यूनतम तो एक हमेशा एग्जिस्ट करेगा। अगर प्राकृत संख्याएं हैं तो न्यूनतम प्राकृत संख्या हमेशा एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि एक आपका हमेशा एग्जिस्ट करेगा। अधिकतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में रहती है, क्या होगा? गलत। क्या होती है बताओ? पता ही नहीं है। समझ आ रहा है? अनंत कोई नंबर तो है नहीं। मैं बोला एक से काउंटिंग स्टार्ट किए हैं, बताओ अंतिम छोर क्या आएगा? बता ही नहीं सकते। 100 आएगा क्या? 100 के बाद 1000 आएगा, 1000 के बाद लाख, करोड़, अरब, खरब, आगे चलता रहेगा, चलता रहेगा। मैं बोला एक से स्टार्ट कर लो, चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, कहां तक जाओगे अंतिम में? पता ही नहीं है अंतिम छोर क्या है। कभी खत्म होगा क्या काउंटिंग? नहीं होगा। पूरे जीवन भर भी काउंटिंग बैठ के करोगे तो भी काउंटिंग खत्म नहीं हो पाएगा। आप 100 पहुंचोगे उसके बाद 1000 दिखेगा,
हजार के बाद लाख दिखेगा, लाख के बाद करोड़, करोड़ के बाद अरब, खरब, उसके आगे भी आएगा, नहीं पता क्या होगा लेकिन आएगा। खत्म कभी होगा ही नहीं काउंटिंग। इसका मतलब अधिकतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती है। सेकंड गलत हो जाएगा। तीसरा क्या बोला है, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के मध्य सदैव एक प्राकृत संख्या होती है। क्रमागत का मतलब सक्सेसिव, कंसेक्यूटिव, समझ आ रहा है। दो क्रमागत प्राकृत संख्या का मतलब एक दो, ये दो क्रमागत क्रम से होनी चाहिए। 10 11 15 16, ये देखिए 18 19 22 23 51 52, ये हैं दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का मतलब क्रम से दो प्राकृत संख्याएं होनी चाहिए। तो ये क्रम से दो प्राकृत संख्याएं हैं, ये भी दो प्राकृत संख्या क्रमागत है, ये भी है, ये भी है। ये सारे एग्जांपल्स हैं। क्रमागत का मतलब क्रम से होनी चाहिए, कंसेक्यूटिव, दो क्रमागत प्राकृत संख्या, एक है तो दो आएगा, 10 है तो 11, 15 है तो 16, 51 है तो 52, 18 है तो 19, 22 है तो 23। अब ये बताओ, दो क्रमागत प्राकृत संख्या के मध्य कोई प्राकृत संख्या मिलेगी क्या? नहीं। एक और दो के बीच कोई प्राकृत संख्या आएगी क्या? नहीं आएगी। दशमलव वाली संख्या प्राकृत होती ही नहीं है। तो एक और दो के बीच कोई प्राकृत संख्या नहीं है, 10 और 11 के बीच नहीं है, 18 19 के बीच नहीं है। इसका मतलब दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के मध्य कोई प्राकृत संख्या नहीं होती है। ये गलत हो गया, तो केवल कथन एक सत्य बन जाएगा। बढ़े आगे। जिनका डी आ रहा था समझ आया उनको, जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा था देख लीजिए, और जिनका ऑप्शन बी आ रहा था ध्यान दीजिए। कथन 3 क्या है? गलत है। दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब यहां पर मेन समझना था, क्रमागत मतलब कंसेक्यूटिव, क्रम से दो ठो प्राकृत संख्या लिखो, उसके मध्य एक प्राकृत संख्या होगी क्या? नहीं होगी। तीसरा गलत, केवल कथन एक सत्य है। बन जाएगा। बढ़े आगे, वापस आ जाते हैं संख्याओं में। चलिए यहां तक हो गया। तो प्राकृत संख्या के बारे में जानकारी क्या क्या मिल गई। अब अपन को एक से स्टार्ट होगी। सबसे पहली बात गिनने के काम में आती है, गिनने के काम में आती है तो स्टार्ट कहां से होंगी? एक से। दशमलव वाली संख्या प्राकृत संख्या में शामिल नहीं होगी। न्यूनतम प्राकृत संख्या एग्जिस्ट करेगी, अधिकतम एग्जिस्ट नहीं करेगी। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के मध्य कोई प्राकृत संख्या नहीं होगी। इतनी जानकारी आपकी इकट्ठी हो गई प्राकृत संख्या के संदर्भ में। बन जाएगा। ये पीपीटी मिल जाएगा आपको पूरा, आप चाहें तो इसको रिवीजन कर लेना एक बार, 10 मिनट लगेगा पूरा देखने में आपको। बन जाएगा। यहां तक आगे बढ़ू, पूर्ण संख्या को देखते हैं। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या के बाद आते हैं पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या बनती है? प्राकृत संख्या में अगर जीरो को सम्मिलित कर दिया, प्राकृत संख्या में अगर जीरो को सम्मिलित कर दिया तो क्या बनेगी? पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या आपने देखी है, ये देखिए, ये आपने देखी प्राकृत संख्या। केवल आपको ये समझना है कि प्राकृत संख्या में अगर मैं जीरो को सम्मिलित कर दिया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्राकृत संख्या आपको पता थी एक से स्टार्ट होती है, इसमें अगर मैं जीरो को सम्मिलित कर दिया तो क्या बनेगी? पूर्ण संख्या। इतना ध्यान रखना है। तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होगी? जीरो से। सबसे छोटी या पहली पूर्ण संख्या क्या होगी? जीरो होगी। यहाँ पे औसत के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं तो आप गलतियां करते हैं। औसत के प्रश्न बनेंगे। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होगी? एक से। और पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होगी? जीरो से। केवल बोल क्या रहा है? प्राकृत संख्या में जीरो को मिला दीजिए। प्राकृत संख्या आपको पता है, उसमें जीरो को मिला दीजिए, क्या बन गई? पूर्ण संख्या। पहली पूर्ण संख्या क्या है? जीरो। तो पांचवी पूर्ण संख्या क्या होगी? 4। समझ आ रहा है? 25वीं पूर्ण संख्या क्या होगी? 24। समझ आ रहा है? 40वीं पूर्ण संख्या 39। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, पहली प्राकृत संख्या 1 है तो 10वीं प्राकृत संख्या 10 होगी, पांचवी प्राकृत संख्या 5 होगी, लेकिन पहली पूर्ण संख्या 0 है तो 25वीं पूर्ण संख्या 24 होगी। औसत में प्रश्न बनते हैं। मैं बोला प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का औसत, मतलब 1 से 25 तक की संख्याओं का औसत निकालना है। लेकिन मैं बोला प्रथम 25 पूर्ण संख्याओं का औसत, तो 0 से 24 तक की संख्याओं का औसत निकालना है। बन जाएगा।
चलो एक प्रश्न जल्दी से टिक कर लो, आसान है, पूछे जाने की संभावना नहीं के बराबर है इसकी, जल्दी से बना लीजिए, बहुत आसान है। आपने प्राकृत संख्या को समझ लिया है, पूर्ण संख्या को समझ लिया है, तो ये प्रश्न बहुत आसान है आपके लिए। क्या आएगा आंसर? केवल कथन एक सत्य है, बन जाएगा। ऑनलाइन में जल्दी से कमेंट करो भाई। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, और दूसरा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। ये बहुत सारे स्टेटमेंट आके उलझा देता है, तो ध्यान रखेंगे। इस प्रकार के प्रश्न बन भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक का मतलब क्या? सारी की सारी, समझ आ रहा? प्रत्येक प्राकृत संख्या, जैसे ही आपको बोला प्रत्येक प्राकृत संख्या, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? प्रत्येक प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 सब। प्रत्येक मतलब सारी की सारी प्राकृत संख्या आपके दिमाग में आनी चाहिए। क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण होती है? बिल्कुल होती है। सारी की सारी प्राकृत संख्याओं को आप पूर्ण संख्या के अंतर्गत देख सकते हो क्या? देख सकता हूं। पूर्ण संख्याएं ये होती हैं, तो आप देख सकते हो कि सारी की सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या में शामिल हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या, पूरा का पूरा प्राकृत संख्या, क्या ये पूर्ण है? एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है? दो पूर्ण संख्या है कि नहीं है? आपने पढ़ा है पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4, ये है पूर्ण संख्याएं। अब मैं बोला जितनी भी प्राकृत संख्या है उसको पूर्ण बोल सकते हैं क्या? बोल सकता है। ये देखिए, यही तो प्राकृत हैं, सारी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण बोल सकता हूं, कथन एक सत्य है। दूसरा बोला है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या मतलब ये है पूर्ण संख्याएं, तो क्या इन सभी को प्राकृत बोल पाऊंगा? 0 समस्या कर देगा। इसीलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या को प्राकृत नहीं बोल पाऊंगा, 0 समस्या करेगा। इसीलिए सेकंड क्या हो गया? गलत। केवल कथन एक सत्य है, बन जाएगा। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या को पूर्ण बोल सकता हूं, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या को जब मैं प्राकृत का नाम देने लगूंगा तो 0 समस्या करेगा। प्रत्येक पूर्ण संख्या मतलब क्या? सारी की सारी पूर्ण संख्याएं, इनको मैं प्राकृत बोल सकता हूं क्या? 0 अपवाद। समझ आ रहा है? इसीलिए सेकंड क्या हो जाएगा? गलत। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं संख्याओं में। चलिए अब आते हैं पूर्णांक में। पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक में सारा कुछ आ जाएगा, नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव, सारी संख्याएं आ जाएंगी। पूर्णांक में सब आ जाएगा, नेगेटिव भी, 0 भी और पॉजिटिव भी। समझ आ रहा है? पूर्णांक में सब कुछ आ जाएगा, नेगेटिव संख्याएं भी आएंगी, 0 भी आएगा और पॉजिटिव संख्याएं भी आएंगी, सब कुछ आ जाएगा। इसको आप क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आप ऋणात्मक पूर्णांक। इसको आप नाम देते हैं ऋणात्मक पूर्णांक का। इसको आप क्या बोलते हैं? शून्य पूर्णांक। और इसको आप क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। इसीलिए बताया था पूर्णांक 3 प्रकार का होगा, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। बहुत आसान है याद रखना। कैसे याद रखेंगे? देखो, प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट हुई? 1 से। थोड़ा सा पहले गए तो पूर्ण संख्याएं बन गई, थोड़ा और पहले गए तो क्या बन गई? पूर्णांक। याद रखना बहुत आसान है। 1 से स्टार्ट होती है प्राकृत संख्या, थोड़ा सा पहले गए तो पूर्ण, थोड़ा और पहले गए तो क्या हो गया? पूर्णांक। तो ये प्राकृत संख्याएं, ये पूर्ण संख्याएं, और ये क्या हो गई? पूर्णांक संख्या। समझ आ रहा है? पहली प्राकृत संख्या क्या होगी? 1। पहली पूर्ण संख्या और पहली पूर्णांक संख्या जैसा कुछ बनेगा ही नहीं। पहली पूर्णांक संख्या जैसा कोई स्टेटमेंट कभी सुने ही नहीं होगी। समझ आ रहा है? पहली 10 प्राकृत संख्या सुने होगे आप, पहली 10 पूर्ण संख्या सुने होगे आप, लेकिन पहली 10 पूर्णांक संख्या जैसा कुछ सुने ही नहीं होगी। समझ आ रहा है? लेफ्ट एंड में जो होता है वो होता है पहला, लेफ्ट एंड में। तो पहला प्राकृत संख्या 1, पहला पूर्ण संख्या 0, लेकिन पहला पूर्णांक संख्या पता ही नहीं आपको, इधर अस्तित्व नहीं है। नेगेटिव साइड मैक्सिमम कितना होगा? मतलब नेगेटिव साइड मैक्सिमम कितना जाएगा? नहीं पता। पॉजिटिव साइड मैक्सिमम कितना जाएगा? नहीं पता। समझ आ रहा है?
तो ऐसा सुने होगे आप, पहली 10 प्राकृत संख्या, पहली 10 पूर्ण संख्या, लेकिन पहली 10 पूर्णांक संख्या, ऐसा कोई स्टेटमेंट कभी बनता ही नहीं। तो याद रखेंगे, ये प्राकृत संख्या, ये पूर्ण संख्या, और ये क्या हो गई, पूर्णांक। इससे 2 प्रश्न आपके हो गए कंप्लीट। अब देखिए यहीं पे तुरंत सम और विषम को खत्म कर देते हैं। सम और विषम को खत्म करते हैं। प्राकृत संख्या को 2 पार्ट में तोड़े हैं। किसको, प्राकृत संख्या को। प्राकृत संख्याएं आपने पढ़ी, 1 2 3 4, ये प्राकृत संख्याएं, इसको 2 पार्ट में तोड़िए। जो 2 से भाग जाएगा वो क्या हो जाएगा, सम। प्राकृत संख्याओं में जो 2 से भाग जाएगा वो सम, और प्राकृत संख्याओं में जो 2 से भाग नहीं जाएगा वो विषम। समझ आ रहा है। कुछ बुक्स में, लोकल कोचिंग्स की जो बुक्स हैं, उसमें आप देखेंगे तो -2 -4 को सम संख्या लिख देता है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। -2 -4 -6 इसको सम लिख दिया है। छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं मैं। छत्तीसगढ़ में कुछ कोचिंग्स की बुक है मार्केट में, उनको आप पलटा के देखिएगा, 2-3 बुक्स में ऐसा लिखा है कि -2 -4 -6 सम संख्या है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। सबसे छोटी सम संख्या क्या पढ़ते हो, 2। माइनस वाली संख्याएं ले लिए सम संख्या में, तो फिर सबसे छोटी सम संख्या 2 कैसे बोल पाओगे आप। और सबसे बड़ी बात यार, इतना दिमाग तो लगाना चाहिए सामने वालों को, प्राकृत संख्या को 2 पार्ट में तोड़ रहे हो आप। प्राकृत संख्या 2 पार्ट में टूटता है तब सम और विषम बनता है। प्राकृत में 0 है क्या, तो सम और विषम में तो आने का चांस ही नहीं है। प्राकृत में नेगेटिव नंबर्स हैं क्या, तो सम और विषम में कहां से आ जाएगा। और बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, जो 2 से भाग जाएगा उसको सम बोलते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं हुआ कि -2 भी तो 2 से भाग जाता है तो सम हो गया, -4 भी तो 2 से भाग जाता है तो सम हो गया। समझ आ रहा है। आप इस बेसिस पे लिख दिए हो अपनी बुक्स में कि 2 से भाग जाने वाली संख्याएं सम, इसीलिए आप अपनी बुक्स में लिख दिए -4 -6 -2 सम है। गलत है, ध्यान रखिएगा। प्राकृत संख्या आपने पढ़ी, उसमें जो जो 2 से भाग जाएगा, प्राकृत संख्या, ये देखिए आप पढ़े हैं, ये है प्राकृत संख्या। प्राकृत में जो जो 2 से भाग जाएगा ये सम, और प्राकृत में जो जो 2 से भाग नहीं जाएगा वो विषम। सबसे छोटी या पहली सम संख्या 2 है, सबसे छोटी या पहली विषम संख्या 1। नेगेटिव नंबर शामिल नहीं होंगे इसमें, 0 शामिल नहीं होगा, ना तो सम में ना ही विषम। चलो यहां तक हो गया पूरा। जल्दी से देख लो यहां तक, 2 मिनट समय लेके देख लो, यहां तक कुछ डाउट है तो पूछो। ये संख्याएं पूरी हो गई आपकी। ऑनलाइन में यहां तक देख लिए, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये कंप्लीट हो गया भाई। इसी तरीके से पढ़ाऊंगा आगे भी, तभी कंप्लीट होगा। और डाउट नहीं आएगा यार, पूरा क्लियर कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि कुछ बता नहीं रहा हूं, पूरा क्लियर कर रहा हूं साथ साथ में। कल जैसे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, कल की क्लास देखेंगे आप। कल तो संडे है क्या, कल क्लास होगी कि नहीं बता देंगे आपको। अगली क्लास जो भी होगी उसमें क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, देखना वी बॉर्ड मास के, लैडर प्रॉब्लम्स के। तो यही तरीका रहेगा, थोड़ा बेसिक बता दूंगा, सीधे क्वेश्चंस में आएंगे, बहुत ज्यादा लिखवाऊंगा नहीं। बन जाएगा यहां तक। अब आता है आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इसको ध्यान से देखेंगे। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ध्यान से समझेंगे, परिमेय और अपरिमेय को, पूरा कहानी आपको क्लियर हो जाएगा। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, तो ध्यान क्या रखना है आपको, परिमेय संख्या को लेकर, रैशनल नंबर वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। मुद्दे की बात है कि P और Q क्या होना चाहिए, तो P और Q होना चाहिए पूर्णांक संख्या। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में निरूपित किया जाता है, जहां P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक आपने देखा ना अभी, नेगेटिव भी आता है, 0 भी आता है और पॉजिटिव भी आता है। तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में निरूपित किया जाता है, जहां P और Q पूर्णांक संख्या होती है तथा Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कंडीशन क्या है, P और Q पूर्णांक होना चाहिए, एक अपवाद क्या है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। पूर्णांक में सब कुछ आता है, तो आपको केवल ध्यान रखना है P/Q का रूप, जहां P और Q पूर्णांक। अब देखो, P रखा 2, Q रखा 3, 2 पूर्णांक है क्या है, 3 पूर्णांक है क्या है, इसीलिए 2/3 क्या है, परिमेय।
कारण क्या है, 2 और 3 दोनों पूर्णांक है और नीचे 0 नहीं है। पी और क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए। पी 4 क्यू 1, 4 पूर्णांक है क्या है, 1 पूर्णांक है क्या है, तो 4/1 या इसी को आप क्या बोलते हैं 4, नीचे 1 का कोई अर्थ होता नहीं है, तो 4 भी क्या है परिमेय संख्या। -7/9, -7 पूर्णांक है क्या है, 9 पूर्णांक है क्या है, तो -7/9 भी क्या है परिमेय संख्या। -5/1, -5 भी पूर्णांक, 1 भी पूर्णांक, -5/1 या -5 ये भी क्या है परिमेय संख्या। p का मान 0, q का मान 2, 0 भी पूर्णांक 2 भी पूर्णांक, तो 0/2 मतलब 0, ये भी क्या है परिमेय संख्या। जो लिखो सब परिमेय, समझ आ रहा, जो भी लिखना है लिखते जाओ, सब कुछ परिमेय मिलेगा आपको, सब कुछ परिमेय मिलेगा, समझ आ रहा है, सब परिमेय मिलेगा। 1 2 3 4 क्या है ये परिमेय, सब परिमेय है। 1 परिमेय है, क्यों, 1 को 1/1, 2 को 2/1, 3 को 3/1, 4 को 4/1 लिख सकता हूं। p/q का रूप, जहां p और q क्या है पूर्णांक। 0 भी क्या है परिमेय संख्या, क्योंकि 0 को मैं क्या लिख सकता हूं 0/1, 0/2, 0/3। माइनस वाली संख्याएं भी क्या हैं परिमेय संख्या हैं, माइनस वाली संख्याएं भी परिमेय संख्या हैं, क्योंकि -1 को मैं -1/1, -2 को मैं -2/1, -3 को मैं -3/1 लिख सकता हूं। कहने का मतलब जितनी भी प्राकृत संख्या पढ़े हो वो सब क्या है परिमेय, जितनी भी पूर्ण संख्या पढ़े हो वो सब क्या है परिमेय, जितनी भी पूर्णांक संख्या पढ़े हो वो सब क्या है परिमेय। उसके अलावा -7/9 परिमेय, 2/7 परिमेय, -7/9 परिमेय, सब परिमेय, सब। केवल आपको ध्यान देना है p/q का रूप, जहां p और q क्या होना चाहिए पूर्णांक, q 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, बस नीचे 0 नहीं आना चाहिए, बस इतना ध्यान देना है आपको, समझ आ रहा है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, इतना ध्यान देना है। p/q का रूप हो, जहां p और q पूर्णांक हो, तो 2/3 को परिमेय बोलने का कारण 2 और 3 दोनों क्या है पूर्णांक, 4/1 में 4 और 1 दोनों पूर्णांक, -7/9 में -7 और 9 दोनों पूर्णांक, -5/1 में -5 और 1 दोनों पूर्णांक, 0/2 में 0 और 2 दोनों पूर्णांक, 2/7 में 2 और 7 दोनों पूर्णांक, -7/-9, तो माइनस माइनस हो गया कैंसिल, तो क्या बन गया 7/9, ये भी क्या है परिमेय संख्या है, क्योंकि 7 और 9 दोनों क्या है पूर्णांक, नीचे 0 नहीं आना चाहिए बस। इसीलिए तो आप देख पा रहे हैं क्लासिफिकेशन जो लिखा हुआ है यहां पर, अभी तक जितनी संख्याएं आप पढ़े थे वो सारी संख्याएं क्या हैं परिमेय, सारी की सारी प्राकृत संख्या क्या है परिमेय, सारी की सारी पूर्ण संख्या क्या है परिमेय, सारी की सारी पूर्णांक संख्या क्या है परिमेय। अच्छा, इनके अलावा और भी परिमेय संख्या है, समझ आ रहा है, इतनी संख्याएं जो पढ़े हो ये तो परिमेय हैं, इस बात को समझो भाई। मैं बात कर रहा हूं प्राकृत संख्या ये पढ़े, पूर्ण संख्या ये पढ़े, पूर्णांक संख्या ये पढ़े, इसी में सम और विषम आ गया, इसमें नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव शामिल है। ये पढ़े आप प्राकृत, ये पढ़े पूर्ण और ये पढ़े पूर्णांक, ये सारी की सारी संख्याएं क्या हैं परिमेय, समझ आ रहा है, ये सारी संख्याएं क्या हैं परिमेय। इनके अलावा और भी परिमेय संख्या है, 2/3, -4/7, 9/11, -7/15, ये संख्याएं भी क्या है परिमेय। इसको प्राकृत बोलोगे क्या, नहीं, पूर्ण बोलोगे क्या, नहीं, पूर्णांक बोलोगे क्या, नहीं, समझ आ रहा है क्या बोलना चाहता हूं मैं। सारी प्राकृत संख्याएं तो परिमेय हैं, सारी पूर्ण संख्याएं परिमेय हैं, सारी पूर्णांक संख्याएं परिमेय हैं, उनके अलावा और भी परिमेय संख्या है 2/3, क्योंकि 2/3 ना तो प्राकृत है, ना ही पूर्ण, ना ही पूर्णांक, फिर भी क्या है परिमेय, ये बोलना चाहता हूं। -4/7 ना तो प्राकृत है, ना ही पूर्ण, ना ही पूर्णांक, तो भी क्या है परिमेय। तो मैं ये बोल रहा हूं कि प्राकृत संख्याएं सारी की सारी परिमेय, पूर्ण संख्याएं सारी की सारी परिमेय, पूर्णांक संख्याएं सारी की सारी परिमेय, उनके अलावा और भी परिमेय संख्या होती है, ये समझ आ रहा है।
तो परिमेय संख्या का दायरा बहुत बड़ा है। इसका आंसर क्या टिक करोगे? प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक प्राकृत संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक संख्या, एक वास्तविक संख्या। ठीक है, टिक करोगे यार? अभी तो समझाया, डी टिक करेंगे। क्या सारी की सारी परिमेय संख्या को पूर्णांक बोल सकते हो क्या? वही तो समझा रहा था। क्या सारी की सारी परिमेय संख्या को आप पूर्णांक बोल सकते हो क्या? वही समझा रहा था। देखो, परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़े। ये परिमेय संख्या है कि नहीं? ये पूर्णांक है क्या? ये पूर्णांक है क्या? 2/3 नहीं है। ये परिमेय संख्या है कि नहीं? है। लेकिन -4/7 पूर्णांक है क्या? नहीं। ये कंप्लीट संख्या की बात कर रहा हूं। 2/3 परिमेय संख्या है ना, लेकिन 2/3 पूर्णांक है क्या? नहीं। -4/7 परिमेय है क्या? है। लेकिन -4/7 पूर्णांक है क्या? नहीं। ये है सारी की सारी परिमेय संख्या। देखो एक बार, ये सारी की सारी परिमेय संख्या है, ये सारी परिमेय संख्या। तो क्या सारी की सारी परिमेय संख्या को प्राकृत बोल सकता हूं? नहीं। क्या सारी की सारी परिमेय संख्या को पूर्ण बोल सकता हूं? नहीं। क्या सारी की सारी परिमेय संख्या को पूर्णांक बोल सकता हूं? नहीं। ये दिक्कत कर देंगी। लेकिन सारी की सारी परिमेय संख्या क्या है? वास्तविक है। समझ आ रहा है? सारी की सारी परिमेय संख्या क्या है? वास्तविक है। समझ आ रहा है? क्योंकि आपने क्या पढ़ा था? वास्तविक संख्या दो प्रकार की, वास्तविक संख्या दो प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। मतलब जितनी भी परिमेय संख्या है वो सब क्या है? वास्तविक। जितनी भी अपरिमेय संख्या है वो सब क्या है? वास्तविक। समझ पा रहे हैं? नहीं, पढ़ाऊंगा उसको, अपरिमेय कहलाएगी। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, एक पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती। क्या होगी? वास्तविक। प्रत्येक परिमेय संख्या मतलब जितनी होती है परिमेय संख्या। प्रत्येक परिमेय संख्या में 4/7 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। -9/11 नहीं आएगा क्या? आएगा। तो ये भी तो परिमेय है ना। ये क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन क्या ये प्राकृत है? नहीं। क्या ये पूर्ण है? नहीं। क्या ये पूर्णांक है? नहीं। लेकिन वास्तविक है। समझ आ रहा है? तो प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक बोलने का मतलब जितनी परिमेय संख्या होती है वो सारी की सारी। समझ आ रहा है? ईच एवरी, सारी की सारी परिमेय संख्या प्राकृत नहीं हो सकती, पूर्ण नहीं हो सकती, पूर्णांक नहीं हो सकती, लेकिन सारी की सारी परिमेय संख्या क्या होंगी? वास्तविक जरूर होंगी। सारी परिमेय संख्या वास्तविक है यार। सारी अपरिमेय संख्या भी क्या है? वास्तविक। नहीं, परिभाषा के तौर पर नहीं पूछेगा, इसी प्रकार कंफ्यूज करेगा तो। परिमेय संख्या की परिभाषा वही बताया, P/Q का रूप या अंश बटे हर का रूप, जहां पर P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या, और Q 0 नहीं होना चाहिए। आप जितनी भी परिमेय संख्या लिख रहे हो, ये देखो परिभाषा लिखवाया था, P/Q का रूप, जहां P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या, और Q 0 नहीं होना चाहिए। ये इसकी एक्चुअल परिभाषा है। P/Q का रूप हो पा रहा है, और P और Q दोनों क्या है? पूर्णांक संख्या, और Q 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन अगर लग गई जिसमें, वो क्या है? परिमेय। इसमें लग रही है क्या? लग रही है। P/Q का रूप जहां P और Q क्या है? पूर्णांक, और Q 0 नहीं है। P/Q का रूप जहां P और Q क्या है? पूर्णांक, Q 0 नहीं है। P/Q का रूप जहां P और Q दोनों क्या है? पूर्णांक, Q 0 नहीं है। P/Q का रूप जहां P और Q दोनों क्या है? पूर्णांक, और Q 0 नहीं। Q 0 हो गया तो ये परिभाषित नहीं होता। बन जाएगा यहां तक? क्लियर है? तो इसका आंसर क्या टिक करेंगे? वास्तविक संख्या। बन जाएगा? चलो, अब आता है नेक्स्ट, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय हो गया। अब आएगा नेक्स्ट आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को कैसे परिभाषित करेंगे? तो अभी के लिए केवल ध्यान ये रखो, अपरिमेय संख्या मतलब जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इनको सामान्यतः वर्गमूल के रूप में लिखा जाता है। इनको सामान्यतः, जो अपरिमेय संख्या होती है, इनको सामान्यतः वर्गमूल के रूप में लिखा जाता है।
तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या बनेगी? अपरिमेय संख्या को आप बोलेंगे जिनको P बटे Q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता, इनको सामान्यतः वर्गमूल के रूप में निरूपित किया जाता है। जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, वर्गमूल 8, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। समझ आ रहा है? लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, वर्गमूल 4 का मान क्या होता है? 2, वर्गमूल 9 का मान 3, वर्गमूल 16 का मान 4, वर्गमूल 25 का मान 5। इनको मैं अपरिमेय नहीं बोलूंगा, ये क्या है? परिमेय। ये क्या है? परिमेय। समझ आ रहा है? वर्गमूल 4 का मान 2 होता है, इसीलिए वर्गमूल 4 क्या है? परिमेय है। वर्गमूल 9 का मान 3 होता है, इसीलिए वर्गमूल 9 क्या है? परिमेय है। वर्गमूल 16 का मान 4 होता है, इसीलिए वर्गमूल 16 क्या है? परिमेय। वर्गमूल 2 का मान कितना होता है पता है? 1.41, 4, 2, 1, 3, 5, 6, चलते रहेगा ऐसा। समझ आ रहा है? इसीलिए वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, ये सब क्या है? अपरिमेय। समझ आ रहा है? वर्गमूल के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं ना, नेगेटिव नंबर हुआ तो वो तो काल्पनिक हो जाएगा। फिर वर्गमूल के अंदर नेगेटिव नंबर हुआ तो क्या हो जाएगा? काल्पनिक। वर्गमूल 2 क्या है? अपरिमेय। वर्गमूल 3 अपरिमेय, वर्गमूल 5 अपरिमेय, वर्गमूल 6 अपरिमेय। ये संख्याएं क्या है? अपरिमेय। पाई भी क्या है? अपरिमेय। पाई का मान क्या होता है? 3.14159। 22/7 नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। पाई का मान 22/7 क्या है? पाई का मान 22/7 नहीं होता है, अप्रोक्सीमेट मान होता है 22/7। अगर पाई का मान 22/7 बोल दोगे तो पाई को तो परिमेय बोलना पड़ जाएगा। तो बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं वो अप्रोक्सीमेट मान पढ़ते आ रहे हैं, पाई का एक्चुअल मान होता है ये 3.14159। चलते रहेगा, चलते रहेगा। 22/7 करके देखना, ऐसा नहीं आएगा। 22/7 करोगे तो 3.14, ये तो ठीक है, उसके बाद चेंज हो जाएगा। समझ आ रहा है? आप कैलकुलेटर से करके देख लेना मेरे जाने के बाद। 22/7 करेंगे तो 3.14 तो ठीक है, उसके बाद चेंज रहेगा वैल्यू, ये नहीं रहेगा। लेकिन पाई का मान ये होता है, तभी तो पाई दिवस जो मनाते हैं, आप सुने होंगे, पाई दिवस जो है ये मनाते हैं 14 मार्च को 1:59 पर। 1:59 पर। तो ये जो पाई दिवस का डेट और टाइम लिया गया है, ये डेट और टाइम उसके वैल्यू से ही तो लिया गया है। 14 मार्च 1:59, हर वर्ष 14 मार्च को 1:59 पर मनाते हैं पाई दिवस। तो 14 मार्च, देखो 14 मार्च, समझ आ रहा है? 1:59 पर। तो 22/7 नहीं होता है पाई का मान। पाई का मान होता है 3.14159। चलते रहेगा, चलते रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। बहुत ज्यादा कहानी सुनाने का समय नहीं है मेरे पास, वरना बताता पाई होता क्या है, कहां से आया है। लेकिन अभी फिलहाल ये समझो, बचपन से 22/7 पढ़ाया गया है। क्यों पढ़ाया गया है? क्योंकि आप दशमलव वाली संख्याओं में दशमलव के बाद 2 अंकों तक शुद्धतम रूप देखते हैं। दशमलव के बाद 2 अंकों तक। तो पाई का एक्चुअल मान में दशमलव के बाद 2 अंक क्या है? 1, 4। 22/7 करने भी दशमलव के बाद क्या आता है? 1, 4। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दशमलव वाली संख्याओं में शुद्धतम रूप देखा जाता है दशमलव के बाद 2 अंकों तक। तो पाई का एक्चुअल मान में 3.14159 ये देख पा रहे हैं। चलते रहेगा, चलते रहेगा। 1, 4 है दशमलव के बाद 2 अंक, और 22/7 में भी दशमलव के बाद 2 अंक क्या मिलेंगे आपको? 1, 4। इसीलिए पाई का अप्रोक्सीमेट मान क्या लेते हैं? 22/7। होता नहीं है। समझ आ रहा है? होता नहीं है पाई का मान 22/7। पाई का मान 3.14 नहीं होता है। पाई का एक्चुअल मान होता है 3.14159। चलते रहेगा, चलते रहेगा, विदाउट रिपीटेशन चलेगा। जबकि 22/7 में रिपीटेशन पकड़ देगा। समझ आ रहा है? डिफरेंस है ये। 22/7 करके देखना कैलकुलेटर में, दशमलव के बाद रिपीटेशन चलेगा। रिपीटेशन 5 अंकों का या 6 अंकों का, ऐसा रिपीटेशन चलते रहेगा। जबकि पाई के एक्चुअल वैल्यू में डेसिमल के बाद रिपीटेशन नहीं होता है।
इसीलिए पाई का मान कभी भी 22/7 मत बोला करो। 22/7 बोलने का मतलब कंसेप्ट आपने बहुत सारे गलत कर दिए। पाई का एक्चुअल मान आपको बोलना चाहिए 3.14159। चलते रहेगा विदाउट रिपीटेशन चलेगा। अप्रोक्सीमेट मान बोला करो पाई का कितना है 22/7। पाई दिवस 14 मार्च 1:59 पर। तो पाई का मान ये है, इसीलिए पाई क्या है अपरिमेय। अगर 22/7 होता तो परिमेय हो जाता फिर से। जैसे वर्गमूल 4 का मान 2 है, इसीलिए वर्गमूल 4 क्या है परिमेय। वर्गमूल 9 का मान 3 है, इसीलिए वर्गमूल 9 क्या है परिमेय। तो पाई का मान अगर 22/7 होता तो पाई भी क्या हो जाता परिमेय। लेकिन पाई का मान 22/7 होता ही नहीं है। पाई का मान होता है ये, वर्गमूल 2 का मान होता है ये। चलते रहेगा, निकाल के देखना, विदाउट रिपीटेशन चलते रहेगा। इसीलिए क्या है अपरिमेय। दशमलव के बाद चलते रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। और विदाउट रिपीटेशन वर्गमूल 3 का मान निकाल के देखना, 1.7321 चलते रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, विदाउट रिपीटेशन। समझ आ रहा है। इसीलिए ये सब संख्याएं क्या है अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या का दायरा छोटा है। वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6 जो वर्गमूल के रूप में लिखी जाएंगी संख्याएं, और पाई, बस। समझ आ रहा है। जबकि बची सभी संख्याएं क्या है परिमेय। बन जाएगा, यहां तक बनेगा सभी से। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या में डिफरेंस समझ पा रहे हैं। परिमेय संख्या मतलब P/Q का रूप, जहां P और Q क्या होना चाहिए पूर्णांक, Q 0 नहीं होना चाहिए। सारी प्राकृत संख्याएं, सारी पूर्ण संख्याएं, सारी पूर्णांक संख्याएं, इसके अलावा ये भी संख्याएं क्या हैं परिमेय हैं। जबकि अपरिमेय संख्या मतलब जिनको P/Q के रूप में आप नहीं लिख सकते, जनरली वर्गमूल के रूप में लिखते हैं, ये संख्याएं क्या हैं अपरिमेय। पाई भी अपरिमेय है, ये संख्याएं परिमेय कहलाएंगी क्योंकि इनका वर्गमूल प्राकृत संख्या में निकल रहा है। वर्गमूल 4 क्या है 2, वर्गमूल 9 क्या है 3, वर्गमूल 16 क्या है 4, वर्गमूल 25 क्या है 5। इसीलिए इन संख्याओं को मैं क्या नाम दे रहा हूं परिमेय। बन जाएगा यहां तक पूरा पाई वाला ला रहा हूं। बन जाएगा यहां तक। इसका आंसर जल्दी से दे पाएंगे, इसका आंसर दे पाएंगे। वर्गमूल 2 के बारे में सही कथन का चयन करें तो वर्गमूल 2 क्या है, वर्गमूल 2 परिमेय है क्या, नहीं अपरिमेय। बन जाएगा, ये तो आसान सा प्रश्न है। वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है। देखो पाई का जो प्रश्न था, अभी आपने ये दशमलव वाली संख्याओं को नहीं देखा है। फिर भी अगर आपको नॉलेज होगा तो अनावर्ती का मतलब क्या होता है, जिसमें दशमलव के बाद रिपीटेशन ना हो। समझ आ रहा है, दशमलव के बाद रिपीटेशन ना हो। कल बता दूंगा, मुश्किल से 10 मिनट का है पूरा दशमलव वाला संख्या। तो आप देखेंगे तो आवर्ती अपरिमित, मतलब अपरिमित का मतलब दशमलव के बाद चलता रहेगा। अशांत को ही नाम देते हैं अपरिमित का। दशमलव के बाद चलता रहेगा। आवर्ती का मतलब क्या, रिपीटेशन के साथ चलेगा। और अनावर्ती का मतलब क्या, विदाउट रिपीटेशन चलेगा। इसीलिए पाई के बारे में सही कथन क्या होगा, डी होगा। समझ आ रहा है। कल बताऊंगा इसको, तो इसको छोड़ दीजिए। यहां तक बन जाएगा सभी से, जितना अभी तक पढ़े हैं ये पूरा हो जाएगा। परिमेय अपरिमेय ध्यान रहेगा। चलो इसका आंसर जल्दी से दे दो, पूछा गया प्रश्न है, ये तो बनना चाहिए। अब निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है। बी, जल्दी बनाइए। ऑनलाइन वाले आप लोग भी आंसर दीजिए। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है बताना है आपको। बहुत बढ़िया, बी आएगा। सारी की सारी वास्तविक संख्या परिमेय होती है क्या, अपरिमेय भी तो होती है। देख लो एक एक करके। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक है, बिल्कुल सारी ही संख्याएं वास्तविक हैं जो आप पढ़ेंगे, इसमें तो कोई दो मत ही नहीं है। जो भी आप पढ़ेंगे वो सब क्या है, वास्तविक है। प्राकृत हो, पूर्ण हो, पूर्णांक हो, परिमेय हो, अपरिमेय हो, सम हो, विषम हो, सब क्या है, वास्तविक। तो सारी की सारी प्राकृत संख्याएं क्या है, वास्तविक। कथन सही है, आंसर आपका पूछा है सही नहीं है।
प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, तो गलत हो गया। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय है, गलत हो गया ना। सारी की सारी वास्तविक संख्या केवल परिमेय होती है क्या? नहीं, वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय। तो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं केवल परिमेय नहीं होती, अपरिमेय भी होती हैं। जैसे वर्गमूल 2 वास्तविक है ना, लेकिन परिमेय है क्या? नहीं। पाई भी तो वास्तविक है ना, लेकिन क्या ये परिमेय है? नहीं। तो सारी की सारी वास्तविक संख्याओं को केवल परिमेय का नाम नहीं दे सकते आप। मैक्सिमम वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय, लेकिन कुछ वास्तविक संख्याएं अपरिमेय भी होती हैं। वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, पाई, ये सब वास्तविक हैं और क्या है? अपरिमेय। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है, क्या हो जाएगा? गलत। और यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर, क्योंकि बोला था सही नहीं है, उसको छांटना है। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय होता है, बिल्कुल सही है, देखा है आपने। सारी प्राकृत संख्याएं परिमेय, सारी पूर्ण संख्याएं परिमेय, सारी पूर्णांक संख्याएं भी क्या है? परिमेय। ये कथन सही है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है, बिल्कुल सही होगा। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं आपने पढ़ी हैं, वो सब की सब पूर्णांक के अंतर्गत आती है ना? आती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बन जाएगा यहां तक। कल शुरू का 10 मिनट में खत्म हो जाएगा जो बचा है, उसके बाद वी बॉड मास के क्वेश्चंस कराऊंगा और लैडर प्रॉब्लम। तो 10 मिनट का और बचा था। अभाज्य भाज्य को बताना था 5 मिनट में, और 5 मिनट में दशमलव वाली संख्याएं, शांत और अशांत। शांत को ही बोलते हैं परिमित, अशांत को अपरिमित। अशांत में आवर्ती और अनावर्ती। कल बता दूंगा, खत्म हो जाएगा पूरा ये। ऑनलाइन में आज के लेक्चर में किसी को डाउट तो नहीं? जल्दी से बता दो मेरे को। ये आज का जो लेक्चर है, इसमें कहीं पे किसी भी पॉइंट में डाउट तो नहीं है? बोलो भाई जल्दी से। बन जाएगा? आप लोग से बन जाएगा यहां तक? चलो कल देखेंगे अभाज्य और भाज्य संख्या का जो प्रश्न बचा है, और दशमलव वाली संख्या, ये वाला जो प्रश्न है इसको भी बता दूंगा आपको। बहुत आसान है, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ये सारी बातें कल करेंगे। अगर कल क्लास हुई तो कल, वरना मंडे को। यहां तक पढ़ के आ जाइए आप लोग। थोड़ा सा बस देख लेना, आपको पूरा याद रहेगा। अगर आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होके बैठ रहे हैं क्लास में, और बैठना पड़ेगा, समय कम है तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके आप बैठ रहे हैं, तो आपको सारी चीजें याद ही हो जाएंगी। क्वेश्चंस बहुत सारे क्लास में ही कर लेंगे। चलो कल देखेंगे इसके आगे।